जय हिंद साथियों, सक्सेस अकेडमी कटिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सितंबर 2022 रिलेटिव है। तो गाइस, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज से 1 वीक पीछे के जितने भी करंट अफेयर से सारा क्वेश्चन का कवर किया जाएगा। कृपया वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। ओके गाइस, तो सबसे पहले आज का पहला प्रश्न जो है 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित होंगी आशा पारेख। आपको जब बता देना चाहते हैं कि दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को साल 2022 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिनेत्री की जन्मदिवस के कुछ दिन पहले इस बात का घोषणा किया है। अपने समय में फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली आशा पारेख सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी। बता दें कि आपको 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 1992 में आशा पारेख को पद्मश्री सम्मानित किया गया था और उसे अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेंगे। 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिलेंगे? तो दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख, है ना। साल 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिलेंगे? दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। अब कुछ जान लीजिए आशा पारेख के बारे में। बता दें कि आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म आसमान से किया था, जो साल 1952 की थी। उसके बाद बतौर एक्ट्रेस आशा पारेख की पहली फिल्म थी दिल दे के देखो, जो बेहद ही सफल हुई थी। दिल दे के देखो लगभग 80 फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी है। आशा पारेख की सभी फिल्में बेहद पसंद की गई, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, घराना, भरोसा, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, दो बंधन, उपकार, शिकार, साजन, आन मिलो सजना ये प्रमुख मूवीज हैं। टेलीविज़न धारावाहिकों का निर्देशन और निर्माण करने के लिए उन्हें साल 1995 में अभिनय से रिटायरमेंट ले लिया। पारेख को 2002 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उन्हें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI से लिविंग लीजेंड अवार्ड भी मिला चुका है। ओके गाइस, तो कहने का मतलब है कि आशा पारेख जो है ना, अपना चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे पहला फिल्म आसमान से शुरुआत की थी। क्लियर है ना। उसके बाद अब जानते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान होता है। यह पुरस्कार साल 1969 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में एक कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। पिछले प्राप्तकर्ताओं में राज कपूर, यश चोपड़ा, लता मंगेशकर, मृणाल सेन, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना आदि शामिल हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि देविका रानी फाल्के जो है पहली दादा साहेब फाल्के विजेता रही है। देविका रानी फाल्के जो 1969 में उसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिली थी, जबकि अभिनेता रजनीकांत 2021 में प्रतिष्ठित सम्मान में सबसे है ना हालिया विजेता है। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर पूछेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहला व्यक्ति है देविका रानी। 1969 में देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था और हाल फिलहाल में जो भी मिला है अभिनेता रजनीकांत 2021 में मिला था। और अब किसको मिलने वाला है? तो आपको मिलने वाला है दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख 2022 में। ओके गाइस, तो आपको याद रखना है पहला है ना 2021 और 2022 का। तो पहला तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किया देविका रानी फाल्के, और लास्ट में जो 2022 में मिलने वाला है किसको? दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को। ठीक है, और 2021 में जो मिला था अभिनेता रजनीकांत को। ओके गाइस, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के अगले CDS बनेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। पिछले साल हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ही यह पोस्ट खाली पड़ी थी, जिसके बाद अब करीब 10 महीने के बाद सरकार ने अगले CDS की नियुक्ति की है। बिपिन रावत देश के पहले CDS भी थे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि देश के पहले CDS कौन थे, तो बिपिन रावत जो है वो आपका हादसे में निधन हो गया, हेलीकॉप्टर हादसे में जो आपका निधन हो गया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो अगले CDS के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
वे भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी रह चुके हैं और कार्य भी करेंगे। इसके अलावा अब समझते हैं कि बिपिन रावत जी का जो है हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, कब हुआ था। तो गौरतलब है कि 8 दिसंबर को CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सेना के जवान सुलर एयरबेस से वेलिंगटन एयरबस के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। हेलीकॉप्टर के अपने गंतव्य तक पहुंचने के कुछ मिनट पहले सुलूर एयरबेस कंट्रोल रूम का हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था और विमान हादसे का शिकार हो गया था। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली था। अगर आपसे पूछेंगे कि जनरल बिपिन रावत का निधन कब हुआ था, तो 8 दिसंबर। जनरल बिपिन रावत की पत्नी की नाम क्या थी, तो मधुलिका रावत। ओके गाइस, तो 8 दिसंबर को जो है 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में अब जानते हैं, जो अगले CDS बनने वाले हैं। अनिल चौहान, देश के दूसरे CDS अनिल चौहान का 18 मई 1961 में जन्म हुआ था। अनिल चौहान का सेना में लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा का करियर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कई कमांड की बागडोर हाथ में रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनका व्यापक अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वे 40 साल की शानदार सेवा के बाद सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ के पद पर कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में बड़ी मात्रा में कमी आई थी। ओके गाइस, पूर्वी कमान में उनके अनेक नेतृत्व भारत और चीन सीमा पर राष्ट्र हितों की रक्षा के बारे में अब साहस दिखलाया था। कुल मिला के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अब जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को पुरस्कार कौन कौन सा मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और सेना विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित कर चुके हैं। ओके गाइस, तो आपको यही याद रखना होगा कि देश के अगले CDS कौन होंगे, तो अनिल चौहान। देश के पहले CDS का नाम तो बिपिन रावत का मृत्यु कब हुई थी, तो 8 दिसंबर। बिपिन रावत की पत्नी का नाम क्या है, तो मधुलिका रावत। देश के अगले CDS कौन है, अनिल चौहान। ओके गाइस, नेक्स्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता और R वेंकटरमन बने भारत के नए अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन। वरिष्ठ अधिवक्ता और R वेंकटरमन को 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। मौजूदा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जल्द खत्म हो रहा है। मुकुल रोहतंगी ने भी हाल ही में यह पद लेने का सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मुकुल रोहतंगी इस पद को क्या किया था, ठुकरा दिया था। इसके बाद अब इस पद पर R वेंकटरमन को नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने 5 साल तक केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में कार्य किया है। इस साल जून के अंत में वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यह एक्सटेंशन 3 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतंगी ने अटॉर्नी जनरल के रूप में लौटने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और रोहतंगी ने जून 2017 को अटॉर्नी जनरल के रूप में पद को छोड़ दिया था। क्या होता है अटॉर्नी जनरल का पद, तो अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकारी होता है और मुख्य कानून सलाहकार भी। तो अनुच्छेद 76 में भी इसका जिक्र किया गया है। भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामलों के केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगर पूछे आपसे सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल। भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो R वेंकटरमन। अनुच्छेद 76 के तहत इसे नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40 पे पहुंच चुका है। तो जानिए गाइस, प्रथम रैंकिंग पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे रैंकिंग में है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे स्वीडन। इस तरह से कुल मिला के हमारा जो भारत है 40वें स्थान पर है। ओके गाइस, नेक्स्ट, RBI मौद्रिक नीति। RBI ने रेपो दर 50 BPS बढ़ाकर 5.9% कर दी है। रेपो दर 5.9% है। रेपो दर कितना है जी, 5% दर। रेपो दर क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए।
रेपो दर का सीधा संबंध बैंक से लिए जाने वाले लोन से है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंक को कर्ज देने का काम करती है। नेक्स्ट, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद मिला लता मंगेशकर सम्मान। कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद को मिला लता मंगेशकर सम्मान। ओके गाइस, गणित में निर्णायक पुरस्कार 2023 डेनियल स्पिलमैन को प्रदान किया गया। ऑस्कर ऑफ साइंस कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू पुरस्कारों के 2023 के विजेताओं की घोषणा सितंबर 2022 में की गई थी, जिसमें जो है स्पियरमैन को डेनियल स्पिलमैन को क्या दिया गया, गणित के निर्णायक पुरस्कार। नेक्स्ट, अब आप जान लीजिए जीव विज्ञान में 2023 निर्णायक पुरस्कार। तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्लिफोर्ड पी है ना बैकग्रीन, इसे दिया गया है पुरस्कार, भौतिक के क्षेत्र में भी दिया गया है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा INS विक्रांत। ओके गाइस, INS विक्रांत हमारा बन चुका है। पीएम मोदी जो है नौसेना को सौंप दिया। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और एक प्रश्न देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान है 132। मानव विकास सूचकांक FDI में भारत का स्थान है 132। बहुत दुख की बात। गौतम अडानी भारत का सबसे अमीर आदमी बन गए। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी, पहला नंबर पे गौतम अडानी। US ओपन 2022 का समापन हो गया। ओके गाइस, पुरुष एकल के विजेता हो गए सी अल्कराज गार्फिया। अब जानते हैं हम लोग भारतीय लेखिका और कवित्री मीना कंदासामी ने जीता जर्मन बैन पुरस्कार। ओके गाइस, तो कुल मिला के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।